ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक। अब इस टॉपिक में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम को भी ना हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, चीज़ों को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। तो एक बार क्लासिफिकेशन देखते हैं इकोसिस्टम का। जैसे कि बेसिक हम लोगों ने बात करी थी कि क्लासिफिकेशन में इकोसिस्टम में बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों मौजूद रहते हैं। एक और तरीके से आप इकोसिस्टम को क्लासीफाई कर सकते हो। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। जब मैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब लैंड बेस्ड इकोसिस्टम, राइट? तो लैंड बेस्ड इकोसिस्टम ग्रास लैंड्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, ये सारे इकोसिस्टम आपके लैंड पे हैं, तो ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गए। एक्वेटिक यानी कि वाटर बेस्ड इकोसिस्टम, ये भी मौजूद है। एक क्लासिफिकेशन का जरिया तो ये हो गया। अच्छा, एक और तरीका हो सकता है जिससे हम क्लासिफाई कर सकते हैं इकोसिस्टम्स को, एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ वाटर। अब वाटर को ही अगर मैं क्लासीफाई करना चाहता हूं तो वाटर के अंदर भी मैं ना डिफ्रेंशिएट कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम्स को ही मैं 3 रूप में डिवाइड कर सकता हूं। एक हो सकता है हो आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, एक हो जिसको हम बोलते हैं ब्रैकिश इकोसिस्टम, या फिर आपका सॉल्टी इकोसिस्टम, या फिर हम इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं? मरीन इकोसिस्टम। अब समझते हैं सबसे पहले, यानी ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी भी मैं डिसाइड कर सकता हूं वाटर इकोसिस्टम के अंदर कि इसको फर्दर डिवाइड करना है। तो मैं बोल सकता हूं जहां पर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, फ्रेश वाटर का मतलब क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी की बात हो रही है, नमक की बात हो रही है। तो अगर वहां पर 0.05 से कम आपको नमक का कंटेंट मिलता है तो आप उसको क्या बोलते हैं? किस तरीके का है? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। यानी कि पार्ट्स पर 1000 लेस देन 0.05 पार्ट्स पर 1000, यानी कि 1000 में अगर हम इतना बोलते हैं तो उसको हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर क्राइटेरिया में डालते हैं। अगर मैं यही चीज आपको ब्रैकिश की बोलूं तो भाई इसका मतलब क्या है? 35 से कम है और उस रेंज के बीच में है तो हम इसको ब्रैकिश बोलते हैं। ब्रैकिश का मतलब क्या होता है? नमकीन भी है, पूरा नमकीन भी नहीं है, यानी कि ब्रैकिश बीच का है जहां पे फ्रेश वाटर और मरीन वाटर मिल जाते हैं आपस में। और एक है मोर देन 35। तो ऑन दी बेसिस ऑफ सैलिनिटी भी हम डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग इकोसिस्टम, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की प्रेफरेंस होती है और अलग अलग सैलिनिटी के लेवल पे भी है। ऐसे ही अगर मैं एक और तरीके से डिवाइड करूं एक्वेटिक इकोसिस्टम को ही, तो हम क्या बोल सकते हैं? लेंटिक एंड लोटिक इकोसिस्टम। अभी लोटिक क्या होता है? जैसे लोटा है ना, लुढ़क रहा है, तो यानी फ्लोइंग इकोसिस्टम। कई सारे इकोसिस्टम पानी के ऐसे होते हैं जो बह रहे होते हैं, फ्लोइंग इकोसिस्टम। कई सारे इकोसिस्टम कैसे होते हैं? जो स्टैंडिंग होते हैं, स्टैंडिंग वाटर। पानी जो है वो खड़ा हुआ है, रुका हुआ पानी, बिल्कुल कहीं पे रखा हुआ है। जैसे पॉन्ड एनक्लोज्ड इकोसिस्टम है, उसके अंदर पानी नहीं आ रहा है, बरसात हो रही है तो ही पानी आ रहा है, नहीं तो पानी तो आ नहीं रहा है। बट एक है बहती हुई नदी, रिवर इकोसिस्टम। सो दिस इज हाउ यू क्लासीफाई एन इकोसिस्टम। तो वहीं पे मेंशन कर लो इकोसिस्टम का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। एक तो होता है टेरेस्ट्रियल, एक होता है एक्वेटिक।
लिख लिया, मेंशन कर लेना कि 0.05% या फिर 0.5 पीपीटी है ना, इस रेंज में मिलता है आपको। फ्रेश वाटर 0.5 पीपीटी या 0.05%, इस रेंज में मिलता है आपको। सो इट टोटली डिपेंड्स कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर हम बात करें सैलिनिटी की, तो फिर हम सैलिनिटी के बेसिस पे बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द वाटर कि वो स्टैंडिंग है या फिर वो फ्लोइंग है, तो हम लोटिक और लेंटिक इकोसिस्टम्स में डिवाइड कर देंगे। लिखा आपने? अगला एक पॉइंट लिखिएगा, एक पॉइंट लिखो, अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स which are non-living factors, which are non-living factors can be categorized into climatic factor and edaphic factors. Climatic factors and edaphic factors. क्लाइमेटिक फैक्टर्स में लिखिए रेन, लाइट, wind, temperature, etc. Certain climatic factors can influence it. And edaphic factors like rocks, minerals, topography, pH content, etc. यानी यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं, जब हम क्लासीफाई करते हैं इकोसिस्टम्स को, तो हम दो रूप से क्लासीफाई करते हैं। बेसिकली जो पहला वाला आप पढ़ चुके हो, पहला हम लोगों ने बात करी थी बायोटिक एंड अबायोटिक, ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन होता है। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें हम बोल देते हैं टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक। एक्वेटिक को फर्दर हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी। सैलिनिटी में भी हम लोग बोलते हैं कि एक फ्रेश वाटर होता है, एक ब्रैकिश होता है, एक मरीन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ, जब हम बात करते हैं कि एक्वेटिक इकोसिस्टम्स का, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो, कि पानी का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो एक है लेंटिक, एक है लोटिक। फर्दर अबायोटिक को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। अबायोटिक को हम लोगों ने बोला कि हम किस में डिवाइड कर रहे हैं, या तो क्लाइमेटिक या एडाफिक। अच्छा, क्लाइमेटिक फैक्टर्स आप जानते हो, क्लाइमेटिक फैक्टर्स कौन कौन से हो गए भाई? सिंपल सी बात है, रेन, लाइट, सनलाइट, विंड, टेम्परेचर, इनके बेसिस पे हम अबायोटिक फैक्टर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये अलग अलग हैं। प्लस सिर्फ अबायोटिक फैक्टर्स ये नहीं होते, कहीं पे रॉक अलग है, कहीं का मिनरल कंपोजिशन अलग है, कहीं का पीएच आप जानते हैं, एसिडिटी एंड बेसिक नेचर अलग है, हो सकता है उसकी टोपोग्राफी किस तरीके का शेप है वो अलग है। तो उसके बेसिस पे भी हम इकोसिस्टम्स को डिफाइन कर सकते हैं, प्लस अबायोटिक फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। वापस से अगर हम अपने इस वाले ग्राफ पे आए, क्या हम फर्दर बायोटिक को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं? जी हाँ, बायोटिक को भी हम कर सकते हैं। बायोटिक में हम जानते हैं यहाँ पे प्लांट्स आते हैं, यहाँ पे एनिमल्स आते हैं,
यहाँ पे ह्यूमंस आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, राइट इसको भी अगर मैं फर्दर डिफरेंशिएट करूं तो प्लांट्स जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रॉफिक? नरिशमेंट। ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट, जो खुद से, ऑटो मीन्स खुद से, सेल्फ नरिशमेंट कर सकते हैं, अपना खाना खुद से बना सकते हैं, ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स प्लांट्स हो गए। इसके बाद ये तो कौन हो गए? जो ऑटोट्रॉप्स हैं, यानी कि दे आर दी प्रोड्यूसर्स। फिर एक नई कैटेगरी आ सकती है जिसमें हम बोलेंगे कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में आपके कौन है? एनिमल्स एंड ह्यूमंस दोनों। अच्छा, कंज्यूमर्स में भी अलग अलग तरीके के कंज्यूमर्स हैं। कुछ होते हैं जिनको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स, कुछ होते हैं जिनको हम बोलते हैं कार्निवोर्स, कुछ होते हैं जिनको बोलते हैं हम ओमनिवोर्स, राइट। सो दिस इज हाउ यू क्लासीफाई एन इकोसिस्टम। की इकोसिस्टम को भी एक फर्दर क्लासिफिकेशन देनी हो तो हम बिल्कुल अलग अलग लेवल पे कंज्यूमर्स को, प्रोड्यूसर्स को अलग से डिफाइन कर सकते हैं। प्लस इनकी किसी की मौत हुई, डिकम्पोजर्स। सो अगर मेरे को बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली क्लासीफाई करना हो अपने इकोसिस्टम को तो किस तरीके से क्लासीफाई करूंगा मैं? सबसे पहले मैं बोलूंगा एक है बायोटिक, एक है अबायोटिक। बायोटिक में क्या क्या आता है हम लिख चुके हैं, अबायोटिक में क्या क्या आता है हमें पता है। अब बायोटिक को भी अगर फर्दर डिवाइड करना हो तो उसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स कौन है? प्लांट्स। कंज्यूमर्स कौन है? अलग अलग तरीके के, ह्यूमंस भी हैं, एनिमल्स भी हैं, बट हो सकता है कि वो भी हर्बीवोर्स हो सकता है कि दे आर कार्निवोर्स, दे आर ओमनिवोर्स, जो दोनों खा सकते हैं, यानी कि प्लांट भी खा सकते हैं और एनिमल को भी खा सकते हैं, मांस मछली सब खा सकते हैं। ओमनिवोर्स दोनों तरीके के, कार्निवोर्स एंड हर्बीवोर्स। तो दिस इज हाउ यू क्लासीफाई। प्लस इनमें से किसी की भी मौत होती है, कोई भी मरता है, तो डिकम्पोजर्स उनको डिकम्पोज करके उनके एलिमेंटल फॉर्म में वापस भेज सकते हैं। अब बायोटिक को क्लासीफाई करना है तो क्लाइमेटिक और एडाफिक फैक्टर्स, उसमें भी अगर मेरे को इकोसिस्टम को डिफाइन करना है तो फिर मैं बोल सकता हूं कि भाई दो तरीके के इकोसिस्टम होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होता है, लैंड बेस्ड भी होता है, और पानी वाला वाटर बेस्ड भी होता है जिसको हम एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं। दोनों तरीके के इकोसिस्टम्स को भी हम फर्दर डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू क्लासीफाई एन इकोसिस्टम। क्लियर है? क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम में तो कोई डाउट नहीं है किसी को? पक्का? ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम इज डन। अब लिखिएगा अगला टॉपिक, लिमिटिंग फैक्टर्स। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कई बार ऐसा होता है कि जैसे ना एक स्पीशी है जिसकी रेंज है कि वो 14 डिग्री सेल्सियस से 19 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे ही जिंदा रह सकता है। 19.5 डिग्री सेल्सियस भी हो गया मर जाएगा, या थोड़ा सा भी कम हो गया तो मर जाएगा। यानी कि एक रेंज होती है ऑर्गेनिज्म की, कहां तक वो जिंदा रह सकता है। ऐसे ही हमारे पेट की, हमारी बॉडी की भी एक रेंज है कि हम कितना सैलिनिटी ले सकते हैं। ज़्यादा नमक, ज़रूरत से ज़्यादा नमक ले लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ज़रूरत से कम लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। यानी कि पूरा का पूरा एक सिस्टम चल रहा है शरीर के अंदर भी, प्लांट के अंदर भी, सब चीज़ों के अंदर। ज़रूरत से ज़्यादा खाद भी डाल दोगे तो भी दिक्कत है, ज़रूरत से कम डालोगे तो भी प्रॉब्लम है। सो मेरे कहने का मतलब है कि सभी के सभी जो अबायोटिक फैक्टर्स हैं ना, ये किसी ऑर्गेनिज्म को कहीं पर लिमिट कर सकते हैं कि वो उधर रहेगा कि नहीं रहेगा। जैसे ज्यादा सनलाइट आ गई तो हो सकता है मर जाए प्लांट, कम सनलाइट है तो खराब हो जाए प्लांट। इसका मतलब अबायोटिक फैक्टर्स आर लिमिटिंग फैक्टर्स ऑल्सो। दे लिमिट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म टू अ पर्टिकुलर लोकेशन, वो उसको वहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वो फैल जाएगा, राइट। सो लिखो एक लाइन, मेनी अबायोटिक फैक्टर्स डिटरमाइन many abiotic factors determine an organism's
सर्वाइवल, an organism's survival however a single factor can be a limiting factor for the organism. Single factor can be a limiting factor for an organism. So what is a limiting factor? लिखो, limiting factor means anything that restricts the growth of an organism. सिंपल सा लॉजिक है जी, बहुत सारी चीजें हैं जो लिमिटिंग फैक्टर है, और लिमिटिंग फैक्टर का मतलब है किसी भी पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकने में या उसको फ्लरिश ना होने में जो भी अहम भूमिका निभाता है। कोई भी फैक्टर हो सकता है। जनरली फूड होता है, खाना ही नहीं मिल रहा, लिमिट हो जाएगी वो पॉपुलेशन, वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी अगर उसको वहां पे उस तरीके का खाना जो उसको चाहिए होता है वो मिलना बंद हो जाए। जैसे हम बोलते हैं हैबिटेट ही कट गए, डिफॉरेस्टेशन हो गया, तो बहुत सारे पॉपुलेशंस ऑटोमेटिकली मर जाती हैं। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर है, उनका घर भी नहीं है, अभी शेल्टर भी एक लिमिटिंग फैक्टर है, प्लस एनर्जी नहीं मिल रही उन्हें कहीं से, तो भी दिक्कत आ सकती है। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेडेटर्स, वो भी एक लिमिटिंग फैक्टर है। मान लो प्रेडेटर ही नहीं है तो फैल जाएंगे, बट प्रेडेटर ज्यादा हैं तो फिर पॉपुलेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। सो इट टोटली डिपेंड्स कि एक फैक्टर लिमिटिंग है कि नहीं है। कई सारे फैक्टर्स लिमिटिंग हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके, पहला लिखो सनलाइट। सनलाइट, इसमें एक लाइन लिखिए, द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन, स्पेक्ट्रल, the spectral quality of solar radiation is essential for life. The spectral quality of solar radiation is essential for life. Full stop. The UV component of the spectrum, the UV component of the spectrum is harmful to many organisms. Of the visible part of the spectrum, only blue and red are effective in photosynthesis. Blue and red are effective for photosynthesis. अभी यहां से हमें एक चीज समझनी है कि भाई देखो ऐसा है, दिस इज योर एंटायर स्पेक्ट्रम। सबसे पहले तो हमें ये समझना है, राइट? जो आपकी सोलर किरणें आती हैं, जो सनलाइट है, उसका एक एंटायर स्पेक्ट्रम है। जैसे आप देखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम यूवी के बाद आता है आपका विजिबल लाइट, नियर इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, है ना, शॉर्ट रेडियो वेव्स, ये सब आप पढ़ चुके होंगे। तो द पॉइंट इज कि हम क्या बोल रहे हैं कि इस पूरे स्पेक्ट्रम जो सनलाइट पूरी आती है, सारी यूटिलाइज थोड़ी होती है, सारी यूटिलाइज हो ही नहीं सकती। अच्छा, उसमें जो यूवी कंपोनेंट है ये तो बल्कि डेंजरस है,
तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, यूवी इज अ लिमिटिंग फैक्टर, सनलाइट इज अ लिमिटिंग फैक्टर। कहीं पे यूवी ज्यादा गिर गया, प्रॉब्लम। अभी हम लोग बात करेंगे कुछ समय बाद ओजोन होल की। ओजोन लेयर में होल हो गया जिसकी वजह से यूवी ज्यादा आ रहा है, स्किन कैंसर्स, बीमारियां बढ़ गई। प्लस विजिबल पोर्शन ही काम का है हमारे लिए, और इस विजिबल लाइट वाले पोर्शन में भी, स्पेक्ट्रम के पोर्शन में भी, रेड एंड ब्लू इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी कि एक चीज समझ में आती है कि रेड लाइट एंड ब्लू लाइट जो है वही एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट, और यही फोटोसिंथेसिस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज हाउ लिमिटिंग फैक्टर्स वर्क। यानी सनलाइट इज अ लिमिटिंग फैक्टर, कहीं पर अगर कम गिर रही है, कहीं पर ज्यादा गिर रही है, तो इट विल अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो इसी में। हाई इंटेंसिटी लाइट फेवर्स, हाई इंटेंसिटी लाइट फेवर्स रूट ग्रोथ more than shoot growth. Root growth more than shoot growth, resulting in increased transpiration. Increased transpiration, comma, short stems, transpiration. क्या होता है ट्रांसपीरेशन? व्हाट इज ट्रांसपायर? कहते हैं ना ट्रांसपीरेशन हो रहा है, प्लांट्स के अंदर ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस है। क्या होता है वो? एब्जॉर्ब नहीं, रिलीज। जो एक्सेस वाटर होता है रिलीज करता है प्लांट, दैट इज ट्रांसपायर कर देना, ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस। So increased transpiration, comma, short stems and smaller, thicker leaves. क्या बोल रहा है अब समझो। ऑब्जर्व किया गया कि कहीं पर जब ज्यादा सनलाइट, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट ज्यादा पड़ती है, कहीं पर ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, देखो एक तो है कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट मिले, बट अगर जरूरत से ज्यादा इंटेंसिटी की सनलाइट कहीं पे पड़ गई प्लांट पर, तो देखा जाता है कि उस प्लांट की रूट्स ज्यादा तेजी से डेवलप करती हैं, जो उसकी शूट होती है ना, वो डेवलप नहीं होती उतनी। प्लस ऐसा देखा जाता है ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस बढ़ जाता है। जैसे भाई हम भी धूप में खड़े हो तो हमें पसीने आते हैं, ऐसे ही ट्रांसपेरेंट ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि उनको अपना जो एवरेज टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पानी रिलीज करते ही रहना पड़ता है। यानी कि पानी की खपत ज्यादा हो जाएगी फिर प्लांट्स में। ऐसे प्लांट्स में देखा जाता है कि स्मॉलर, मतलब उनकी हाइट छोटी रह जाती है, और थिकर लीव्स होती हैं, मोटी मोटी पत्तियां होती हैं उनकी। भाई साहब चेक कर लो, जाओ डेजर्ट में, डेजर्टिक प्लांट्स अगर जाके आप चेक करोगे तो देखोगे मोटी मोटी पत्तियां मिलेंगी वहां पे। क्यों मोटी मोटी पत्तियां? उनकी अडेप्टेशन है कि कम ट्रांसपायर हो, मोटी हो जाती है पत्ती। पतली अगर वो क्या कहते हैं पत्ती रहेगी तो उसमें से पानी ज्यादा तेजी से रिलीज हो जाएगा, तो वो अपने आप को, अपने देखे होंगे मोटी मोटी, जैसे एलोवेरा टाइप, बहुत सारी हैं मोटी मोटी पत्तियां मिलेंगी आपको, और उनकी डेवलपमेंट ज्यादा नहीं होगी, छोटे छोटे रह जाएंगे। तो ये क्या पता चलता है? हाई इंटेंसिटी से लिमिट हो गई ग्रोथ, कुछ ना कुछ फर्क पड़ा। अब लिखो लो इंटेंसिटी लाइट। लो इंटेंसिटी लाइट अब जरूरत से कम हो जाए तो क्या होगा? लो इंटेंसिटी लाइट रिटार्ड्स, यानी कि रोक देता है फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। लो इंटेंसिटी फ्लावरिंग एंड, यानी कि इसका मतलब हमें यहां से एक चीज समझ में आती है, एक जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें एक ही
प्रोपोर्शन में मिनिमम ही आपको सनलाइट चाहिए प्लांट्स को। जरूरत से ज्यादा इंटेंसिटी की हो जाती है तो भी दिक्कत आ जाती है, जरूरत से कम इंटेंसिटी की पड़ती है तो फिर फ्लावरिंग ही नहीं आ पाती, मतलब वो अपने आप को पूरा डेवलप नहीं कर पा रहा है, रिटार्ड हो जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, ना फ्रूटिंग हो पाती है, ना उस पर फ्रूट्स निकल पाते हैं। सो इट इज अगेन बोथ लिमिटिंग फैक्टर है, ज्यादा भी कम भी। तो ये हमें यहां से समझ में आता है कि एनी अबायोटिक फैक्टर कैन बी लिमिटिंग। कुछ बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन बन सकता है, सनलाइट से क्वेश्चन बन सकता है आराम से कि क्या होता है। वो बोलेगा ज्यादा सनलाइट होगी तो क्या होगा, कम सनलाइट होगी तो क्या होगा, तुम्हें पता चल गया। अगला पॉइंट लिखो सनलाइट में ही, प्लांट्स ग्रोन इन ब्लू लाइट आर स्मॉल, यानी कि वो प्लांट्स जो ज्यादा ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, आप देखोगे हमेशा छोटे होंगे हाइट में। इन रेड लाइट, plants grown in blue light are small, in red light results in elongation, results in elongation of cells। यानी कि यहां से हमें एक चीज पता चलती है, जो ज्यादा रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स, नहीं पत्तियां ऐसी मिलेंगी उनकी आपको एलोंगिनेटेड, लंबी लंबी, इसमें मतलब वो रेड ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है। और जो छोटे छोटे प्लांट्स देखोगे वो कहां पे मिलेंगे आपको, यानी कि ब्लू लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है। यानी कि यहां से भी समझ में आता है कि विजिबल लाइट में भी रेड और ब्लू सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें भी कोई ज्यादा और कम हो रहा है तो इसका मतलब फीचर्स, इट इज अ लिमिटिंग फैक्टर। और ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल, ग्लोब में सनलाइट सबसे ज्यादा कहां पे आती है, कौन से एरिया पे आती है ना, कैंसर से कैप्रिकॉन वाला एरिया जो है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन पूरा, है ना। और ये बीच में आपका इक्वेटर, बिल्कुल। तो यानी कि इस रीजन में सबसे ज्यादा गिरती है कि नहीं गिरती है सनलाइट, तो आप देखोगे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी भी इधर है, सबसे ज्यादा वैरायटी भी इधर है। ऊपर की तरफ पोल्स पर जहां पे आप देखोगे कि यार कम सनलाइट गिरती है, तो वहां पे आप देखोगे डाइवर्सिटी भी उतनी कम है। यानी कि आप बायोटिक फैक्टर इज अ लिमिटिंग फैक्टर, सनलाइट इज अ लिमिटिंग फैक्टर। ग्रोथ को रोक सकता है, कम कर सकता है, रिटार्ड कर सकता है, चेंज कर सकता है, सब कुछ कर सकता है सनलाइट। बड़ी पावरफुल चीज है। क्लियर है यहां तक? अगला लिखो, अगला लिमिटिंग फैक्टर क्या है, फ्रॉस्ट। FROST, फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट क्या होता है, जम जाना, ठीक है ना। ठंड में जब जम जाता है ना, कहते फ्रोज, ऐसा फ्रॉस्ट पड़ता है, ठीक है। अब लिखो, इट फ्रीजेज द सॉइल मॉइस्चर and plants are killed excessive due to excessive transpiration। when their roots cannot supply moisture। अब इसका मतलब जहां पर फ्रॉस्ट पड़ता है ठंडे इलाकों में, तो आप देखोगे इस तरीके से फ्रॉस्टिंग हो जाती है। और जहां पे फ्रॉस्ट पड़ता है ना, वहां पे दिक्कत हो जाती है। जैसे फ्रॉस्ट में हमेशा आप नोटिस करोगे सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है फ्रॉस्ट में, इंक्रीज ट्रांसपिरेशन। अब रूट जो है वो पानी की सप्लाई नहीं कर पा रही है, और फिर ये धीरे धीरे क्या होते हैं, मरना स्टार्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं ऐसे प्लांट्स जहां पे फ्रॉस्ट। तो इसका मतलब फ्रॉस्ट इज अनदर अबायोटिक फैक्टर विच कैन लीड टू लिमिटिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एक प्लांट की लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा। इसी में अगला पॉइंट लिखना, वाटर इन द इंट्रासेलुलर स्पेसेस, वाटर इन द इंट्रासेलुलर स्पेसेस
of the plants, intracellular spaces of the plants gets frozen into ice, resulting in increased concentration of salt and dehydration of cell. यानी वो क्या बोल रहे हैं कि जब फ्रॉस्टिंग होती है तो इन पत्तियों के बीच में इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं, एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जगह होती है, और वो जगह में क्या होती है, बर्फ आ जाती है, फ्रीज हो जाती है वो। और जब बर्फ जम जाती है ना उधर, तो उसकी वजह से क्या होता है, सॉल्ट का कंटेंट बढ़ जाता है। सॉल्ट की मात्रा अधिक होने से प्लांट्स में डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, पानी की कमी होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप देखोगे, इसीलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कभी नोटिस किया होगा, कोस्टल एरिया के आसपास अगर आप रहोगे, पसीना भी ज्यादा आता है, पानी भी ज्यादा पीते हैं वो लोग। इसलिए आप नोटिस करोगे कोस्टल एरिया के आसपास रहने वाले लोग जो है ना, चावल ज्यादा खाते हैं, क्योंकि चावल में इनबिल्ट पानी होता है। सब चीजों के पीछे लॉजिक रहे, सिर्फ दिस इज ओनली वन ऑफ द रीजन, बहुत सारे रीजन है, बट हाँ, कोस्टल एरिया में क्यों आप हमेशा नोटिस करोगे चावल के साथ ही खाया जाएगा, बिकॉज वहां पे ऑलरेडी सॉल्ट कंटेंट ज्यादा रहता है हर चीज में, और जब भी सॉल्ट कंटेंट ज्यादा रहता है डिहाइड्रेशन ही रहेगा आपके शरीर में। इसलिए आप ऐसे प्रोडक्ट्स को खाओगे जिनमें ऑलरेडी वाटर हो। तो ऐसे यहां पे है, प्लांट्स के साथ भी ऐसे ही हो रहा है, यानी कि अगर कहीं पे फ्रॉस्टिंग हो रही है तो प्लांट मर जाएगा, जम के मर जाएगा। आप कभी भी देखना, कई जैसे मम्मी क्या करती हैं, ठंड ज्यादा पड़ती है ना, कुछ प्लांट्स को ले जाके नीचे रख देंगी, गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो उस पर शेड लगा देंगी, पत्ता काला पड़ जाएगा, जल जाता है प्लांट, ठंडा पड़ जाता है प्लांट, उसमें फ्रीज हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं। हाँ प्लीज। स्नो, क्या स्नो भी खराब कर सकती है, लिमिट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल लिखो इसमें एक पॉइंट, स्नो में इट शॉर्टन्स द पीरियड ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ। shortens the period of vegetative growth। यानी कि मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं, जहां पर बर्फ ज्यादा पड़ जाती है वो भी लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर सकता है। ये भी एक अबायोटिक फैक्टर है स्नो। अच्छा, सबसे पहला तो जहां पे ज्यादा स्नो पड़ जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाते मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से उनकी जो ग्रोथ है ना वो नहीं हो पाती, प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाती, प्रॉपर मॉइस्चर नहीं मिल पाता, तो वेजिटेटिव ग्रोथ जो है, जितना वो फल फूल सकता था उतना नहीं हो पाता। यानी कि वो अपने हमेशा डोरमेंट स्टेट में रहेगा, या अपने हमेशा ऐसी वाली स्टेट में रहेगा जहां पे वो प्रॉपर तरीके से खुल नहीं पाया। दूसरा, एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो। कई बार क्या होता है, स्नो ना गिरती रहती है एक प्लांट पे, गिरती रहेगी और ये टहनी टूट के गिर जाएगी। यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो, लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो ऑन ट्री पार्ट्स। एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो ऑन ट्री पार्ट्स can break the branches, or even uproot the tree। and even can uproot the tree, उखाड़ ही सकता है। यानी कि फिर अगेन मेजर अबायोटिक
जो है लिमिटिंग फैक्टर बनता जा रहा है। तो देखो इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि हर फैक्टर अपनी अपनी जगह पर लिमिट कर रहा है। और ये जो भी आप देख रहे हो, जितने भी ग्रोथ देख रहे हो, इसमें आप ये देखोगे कितने सारे अबायोटिक फैक्टर्स हैं प्रेजेंट, इसलिए ऐसा सर्वाइवल हो पा रहा होगा। ये तो सिर्फ मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं, ऐसे हजारों क्या है अबायोटिक फैक्टर्स हैं जो उस समय रोल प्ले कर रहे हैं, तब जाके एक प्लांट वहां पे सर्वाइव कर पा रहा होगा। मिनरल कंटेंट कितना है, सैलिनिटी कितनी है, कितनी उसकी फर्मनेस है, रूट ग्रोथ कितनी है, कितनी पानी की अवेलेबिलिटी है, कितनी सनलाइट है, किस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे मौजूद है, सब चीज से वहां पे इंपैक्ट पड़ेगा। राइट, लास्ट लिख लो टेम्परेचर, एक और लिमिटिंग फैक्टर, कल को मेंस में क्वेश्चन आए। टेम्परेचर, इसमें लिखिएगा टेम्परेचर में हाई टेम्परेचर रिजल्ट्स, हाई टेम्परेचर रिजल्ट्स in the death of plants. हाई टेम्परेचर में डेथ हो जाती है प्लांट्स की, और क्यों हो जाती है उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है जो इनके प्रोटोप्लाज्म होते हैं ना, वो फूल जाते हैं। और क्या हो जाता है, जो रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस है, यानी कि प्लांट्स का भी अपना एक प्रोसेस है कि कितना वो पानी को रिलीज करेगा, कितना वो रेस्पायर करेगा, कितना पानी उसको फोटोसिंथेसिस में चाहिए, सब कुछ उसका एक पूरा का पूरा बैलेंस है। ये बैलेंस बिगड़ जाता है, यानी कि दिस बैलेंस बिकम्स नाउ डिसबैलेंस्ड, तो ये डिसबैलेंस हो जाता है। This is another problem. So in short, these are the limiting factors which can affect the survival of any organism into any area. अभी हम लोगों ने plants की बात करी, कुछ समय बाद हम लोग animals की भी बात करेंगे, यानी कि fauna पे भी जाएंगे। तो एक बार आज का सेशन को हम लोग वाइंड अप करते हैं और एक बार सारी चीज़ों को देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों को कवर अप किया है। सबसे पहले वी स्टार्टेड विद व्हाट इज एनवायरमेंट, क्लियर है। एनवायरमेंट क्या होता है, हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें मौजूद हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक क्या होता है कि भाई सिर्फ मरी, मतलब जिंदा चीज़ें नहीं, मरी हुई चीज़ों को भी हम बायोटिक बोलते हैं, टिल द टाइम उसका फुल डिकम्पोजिशन होके वो ह्यूमस ना बन जाए। पार्शियल डिकम्पोज्ड भी क्या कहलाएगा, बायोटिक ही कहलाएगा। राइट, बोन्स, उनके फॉसिल्स, सब रिमेन्स, सब क्या कहलाए जाते हैं, बायोटिक कॉम्पोनेंट ही कहलाए जाएंगे। अब इसके बाद एक नया सवाल ये आता है कि भाई हम लोगों ने बोला कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में भी कोई फर्क है। जी हाँ, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में फर्क है। ऑर्गेनिक अलग होता है, इनऑर्गेनिक अलग होता है ना, और दोनों में ही पाए जा सकते हैं, यानी बायोटिक में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों पाए जाते हैं। सिमिलरली अबायोटिक में भी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों पाए जाते हैं। फिर हम लोगों ने बात करी व्हाट इज इकोलॉजी, लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑर्गेनिज्म जो इंडिविजुअल बनता है, इंडिविजुअल से लेके बायोस्फीयर तक का पूरा रास्ता। हम लोगों ने बात करी कि इकोटोन क्या होता है, ट्रांजिशनल एरिया जहाँ पे यूनिक बायोडाइवर्सिटी मिलती है, ज़्यादा मिलती है, जहाँ पर स्पीशीज़ की रिचनेस ज़्यादा होती है, जहाँ पे ग्रेटर वेराइटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी मिलती है हमें एडजॉइनिंग एरियाज़ के कंपैरिजन में। वी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज़ इकोलॉजिकल नीश, उसका फंक्शनल रोल क्या है, यूनिक रोल क्या है एक ऑर्गेनिज्म का। राइट, तो इस तरीके के टर्म्स को अब हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, इस तरीके के टर्म्स को हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग किस बारे में बात करेंगे, अभी और ऐसे 10-12 टर्म्स हैं और ऐसी हम लोग चीज़ें देखेंगे, तो उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तब तक आप पढ़ो, इसको रिवाइज करो,